हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं की। कुछ प्रमुख रेखाएं हैं जो भारत को दूसरे अपने पड़ोसी देशों से अलग करती हैं। साथ ही वीडियो में मैं इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके साथ साझा करूँगा और साथ ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या परिस्थितियाँ थीं, क्या सिनेरियो था उस वक्त का जब ये रेखाएं स्थापित की गईं और इनके पीछे का इतिहास क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज मैं आपको बताऊंगा रेड क्लिफ रेखा क्या है, कहाँ इसकी अवस्थिति है। इसके बाद मैकमोहन रेखा आपको बताऊंगा किन किन देशों को ये अलग करता है, और उसके बाद बात करेंगे 3 बीघा कॉरिडोर की। यहाँ मैं आपको एलओसी और एलएसी में भी फ़र्क बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं रेड क्लिफ रेखा क्या है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ कुछ पीछे। जब हमारा देश ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, या सीधी भाषा में कहूँ तो हम ब्रिटेन के, इंग्लैंड के गुलाम हुआ करते थे। तो 1857 की क्रांति के बाद से ही बहुत सारे विद्रोह हुए, आंदोलन हुए आज़ादी के लिए भारत की। इससे अंग्रेज सरकार को भी लगने लग गया कि भारत को और अधिक गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में मुस्लिम लीग का उदय होता है। उसके कुछ लीडर आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और कुछ अन्य लीडर थे, जिनने फिर पाकिस्तान की मांग उठती है। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की भूमिका उसकी वहाँ स्टार्ट होती है। जिसके बाद 1946 के जो चुनाव होते हैं उसमें भी मुस्लिम लीग को अच्छी खासी सीटें मिलती हैं और पाकिस्तान की मांग को लेकर ही वो चुनाव किए गए थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिटेन की संसद में, वहाँ इंग्लैंड की संसद में जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता कानून पारित कर दिया जाता है। मतलब वहाँ घोषणा कर दी जाती है कि अब भारत स्वतंत्र राष्ट्र होगा, और इसके साथ ही पाकिस्तान भी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र होगा। तो कुल मिलाकर 1947 में भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है। लेकिन अब इसके पीछे क्या कहानी चलती है? इसके पीछे होता यह है कि आज़ादी तो मिल गई है, अब एक बड़ा राष्ट्र जो उस समय भारत था उसको दो टुकड़ों में करना है, पाकिस्तान और भारत में। अब ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो इसके लिए ब्रिटेन की संसद का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, वहाँ पर 3 वहाँ के जो लीडर्स थे उनको अपॉइंट किया गया ब्रिटेन की सरकार द्वारा कि आप ये भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारण करें, इनका बंटवारा करें। लेकिन देखिए, उस समय जून जुलाई का समय था और भारत में इस समय बहुत उमस गर्मी होती है। तो वो तीनों जो बुजुर्ग थे उन्होंने आने से मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि लंदन में वहाँ की जो बार एसोसिएशन थी, मतलब जो वकीलों का एक काउंसिल होती है वकीलों की, वहाँ के हेड थे रेडक्लिफ, या सर सिरिन रेडक्लिफ इनका पूरा नाम है। ये वहाँ के हेड थे और कानून के बहुत बड़े जानकार थे और न्यूट्रल व्यक्ति माने जाते थे। उस समय तटस्थ थे किसी भी विचारधारा से। तो इनको उस समय उपयुक्त माना गया भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए। देखिए, जो ये सर रेडक्लिफ थे, ये कभी भारत आए नहीं थे इससे पहले, और इनको भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की जवाबदारी दे दी गई। इसके लिए फिर क्या किया गया, एक बोर्ड बनाया गया तत्कालीन सरकार द्वारा। उस बोर्ड के अध्यक्ष ये स्वयं थे, और उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दो दो सदस्य शामिल किए गए जो कि अपने वहाँ पक्ष रख सकें और बंटवारे में अपनी पार्टी की क्या भूमिका है उसको बता सकें। उसके बाद सर रेडक्लिफ भारत आते हैं और भारत का और पाकिस्तान का एक हवाई सर्वे करते हैं, एक हवाई दौरा करते हैं, ऊपर से देखते हैं, कुछ मैप्स इकट्ठा करते हैं, और उन मैप्स के आधार पर लाइन खींच के भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाता है। और उस समय के मैप भी दोस्तों इतने एडवांस नहीं होते थे जैसे आजकल आते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ मैप में दिखता भी नहीं था। तो बंटवारे के समय जब ये लाइन खींची गई, तो कई एक लाइन फिरोजपुर स्टेशन के बीच से खींच दी गई थी, जिसे बाद में सही किया गया। और ऐसे ही जब पूर्वी पाकिस्तान की तरफ लाइन खींची गई, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ भी जो पुलिस स्टेशन थे उनको मार्क करते हुए लाइन खींची, तो लाइन कई घरों के ऊपर से निकल गई। तो ऐसा भी हुआ बाद में कि वो घर आधा, एक कमरा पाकिस्तान में, एक कमरा हिंदुस्तान में, ऐसा हो गया। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कभी भारत आया नहीं, जिसने कभी भारत देखा नहीं है, उसने पेन और मैप लेकर भारत के टुकड़े कर दिए, उसका विभाजन कर दिया। और जिसका फल आप सभी को पता है, कितने लोग, लगभग 10 लाख लोग, और उससे बल्कि ज़्यादा ही कई आंकड़ा है, इतने लोग उसमें मारे गए बंटवारे के दौरान माइग्रेशन में। तो दोस्तों, जो ये रेखा सर रेडक्लिफ ने खींची थी, कच्छ से, गुजरात से होते हुए ऊपर कश्मीर तक की रेखा जो उन्होंने खींच दी थी, उसी को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो अब इसको औपचारिक रूप से देखते हैं।
यह रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है। यह सीमा 3310 किलोमीटर है। ये आपको यहाँ बहुत अलग अलग मिल सकता है, कहीं 3323 रहता है, कहीं कुछ होता है, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप ये याद रखिए कि कौन से राज्य हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर। और 17 अगस्त 1947 को इस सीमा का निर्धारण किया गया था। ये हैं सर रेडक्लिफ जिन्होंने लाइन खींच दी थी। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह भी रेडक्लिफ नाम से ही जानी जाती है। हालांकि अब इतना चलन में नहीं, उसको नहीं बोला जाता है रेडक्लिफ, उसको पूर्वांचल लाइन भी कहा जाता है कई जगह। तो मेनली आप याद रखें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर। अब मैं अभी आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ आप ब्रिटिश इंडिया का मैप देख रहे हैं 1947 का। ये जो आपको यहाँ लाल रंग से लाइन दिख रही है गुजरात से होते हुए राजस्थान, पंजाब और ऊपर कश्मीर तक में, ये रेड क्रॉस लाइन है, सॉरी रेडक्लिफ लाइन है। और यहाँ ये जो बांग्लादेश बना है जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये है रेडक्लिफ लाइन। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे क्या है। तो अब यदि आपसे रेडक्लिफ लाइन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कब निर्धारित की गई, किसने निर्धारित की, या फिर इससे सटे राज्य कौन से हैं, तो इसका आप सही उत्तर दे सकेंगे। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच में एक रेखा है, एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज़ादी से पहले जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत जो अभी चीन है, तो तिब्बत 1950 में चीन ने कब्जा कर लिया बलपूर्वक। उससे पहले तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। तो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में सीमाओं को लेकर कुछ विवाद थे, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ थीं जिसको वो आपस में सुलझाना चाहते थे। तो उसी को लेकर 1913-14 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला समझौता भी कहा जाता है इसे। तो तब तिब्बत के जो प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश इंडिया के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने आपस में मिलकर उसको जो डिस्प्यूट है उसको सुलझाया। और अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग क्षेत्र है, तवांग क्षेत्र में उन्होंने एक रेखा खींची जिसे मैकमोहन रेखा मानकर उसको बॉर्डर मान लिया गया तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और उस समय तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी थे, हेनरी मैकमोहन थे, जिनके निर्देशन में यह लाइन खींची गई थी। इसलिए इस लाइन का नाम मैकमोहन रेखा रखा गया है और इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। और इस रेखा के बाद से जो तवांग क्षेत्र है अरुणाचल का, वो भारत का अभिन्न हिस्सा, मतलब ब्रिटिश इंडिया का अभिन्न हिस्सा माने जाने लगा। अब होता क्या है कि 1950 में चाइना ने जबरन कब्जा कर लिया तिब्बत पर। और अब चाइना का ये कहना होता है कि वो जो शिमला सम्मेलन था उसमें चाइना तो था ही नहीं पार्टी, तो फिर ना वो इस सम्मेलन को, समझौतों को मानता है और ना ही वो मैकमोहन रेखा को रिकग्नाइज करता है, जो कि आज़ादी के बाद से ही विवाद का एक कारण बना रहा। और देखा हमने 1962 में भी छलपूर्वक चीन ने हमला करके वो वहाँ का कुछ एरिया भी हथिया लिया। और उसके बाद से भी अरुणाचल के तमाम हिस्सों को चाइना क्लेम करता है, अपनी टेरिटरी बताता है। यहाँ तक कि भूटान के भी कुछ हिस्सों को वो अपनी टेरिटरी बता देता है। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे मैकमोहन रेखा क्या है, कहाँ स्थित है। मैं अभी आपको मैप में बताऊँगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इनका नाम याद रखें, सर हेनरी मैकमोहन। 890 किलोमीटर लंबाई है और शिमला सम्मेलन 1913-14 के तहत खींची गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ मैप में आपको अच्छे समझ में आएगा। चीन ने भारत की से जो रेखा साझा करता है चीन, उसको 3 भागों में बांट रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं वेस्टर्न सेक्टर कहता है इसको चीन, ये जो अक्सर चीन वगैरह लद्दाख का एरिया है। उसके बाद नेपाल के पास का जो एरिया है उसे सेंट्रल सेक्टर कहता है। और यहाँ सिक्किम और अरुणाचल के एरिए को चीन ईस्टर्न सेक्टर कहता है। तो जो ईस्टर्न सेक्टर में ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, भारत इसे मैकमोहन लाइन मानता है और इसे ही लाइन LAC भी मानता है। लेकिन चाइना इसको रिकग्नाइज नहीं करता है और इसे नहीं मानता है, और अरुणाचल के एक बड़े हिस्से पर अपना क्लेम करता है। और इस पूरी बॉर्डर को, इस पूरी लाइन को ही LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि LAC की कोई मार्किंग नहीं है, कोई रेखा बीच में खिंची नहीं है, ना कोई फेंसिंग है जिससे पता चल सके कि एक्चुअल में लाइन ऑफ कंट्रोल है कौन सी। सब अंदाजे से ही चल रहा है। जो बार बार विवाद होता है भारत और चीन में सीमा को लेकर, उसका प्रमुख कारण यही है कि चीन चाहता ही नहीं है कि कोई एक डिसीजन आए कि ये रेखा है, और यहाँ विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ आप मैकमोहन रेखा और LAC समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं तीसरी टर्म पे। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम 3 बीघा कॉरिडोर।
देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जनरल स्टडीज़ में आप पढ़ते होंगे। लेकिन कई छात्रों को इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि 3 बीघा कॉरिडोर कुछ किसी लाइन का नाम है, किसी अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है, लेकिन ऐसा है नहीं। 3 बीघा कॉरिडोर है, एक गलियारा है, ज़मीन का एक हिस्सा है। इसके बारे में देखिए आपको बताता हूँ अभी। 3 बीघा कॉरिडोर भारत की ज़मीन का वह एक हिस्सा है जो दोनों देशों की सीमा पर है। अब देखिए, यहाँ इसका इतिहास बताता हूँ। होता क्या है, जब बांग्लादेश का उदय होता है, बांग्लादेश जब अलग होता है, बनता है नया देश, तब कुछ हिस्सा दोनों देशों का, भारत का और बांग्लादेश का भी, ऐसा रहता है कि वो है तो एक्चुअल में चला गया बांग्लादेश में, लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता होता है इंडिया से। मतलब बांग्लादेश की कुछ बस्तियाँ ऐसी रह गई और इंडिया की कुछ बस्तियाँ ऐसी छूट गई जिसमें जाने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना ही पड़ता है, और रोज का आना जाना है वो आम जीवन का एक हिस्सा है। तो ये एक बड़ी मतलब कठिन समस्या हो गई कि लोग जहाँ रहते हैं गांव में, वहाँ से अगर उनको आगे किसी बड़े मार्केट में जाना है तो बॉर्डर पार करना है। फिर बॉर्डर पार करने में जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चेकिंग्स होती हैं, जो बीएसएफ होता है और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है, उनके द्वारा भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इन सब को देखते हुए 1974 में एक समझौता होता है, जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार थी। तो एक समझौता होता है कि कुछ हिस्सा भारत का है जो बांग्लादेश में जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, तो वो बांग्लादेश को मिल जाए और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत को मिल जाए। क्योंकि देखिए, यहाँ हो क्या रहा था कि बांग्लादेश के दहग्राम और अंगरपोटा, ये दो एंक्लेव हैं, दो बस्तियाँ थीं, या चिटमहल कहते हैं जिनको, ये थे। तो अब इन यहाँ आने के लिए भारत होके आना पड़ता था, क्योंकि इनके पश्चिम में तीस्ता नदी है। अब नदी को कैसे पार करके आया जाएगा, और इनके फिर ऊपर नीचे भारत है, तो काफ़ी समस्या थी यहाँ पर। तो यहाँ पर 1974 के समझौते के बाद में बांग्लादेश ने तो अपना कुछ हिस्सा भारत को दे दिया अधिग्रहण पे, लेकिन भारत की तरफ से दिए जाने वाला हिस्सा नहीं जा पाया, क्योंकि कुछ लोकल इश्यूज़ रहे। वहाँ बंगाल में आता था, तो बंगालियों ने भी कहा कि ऐसे कैसे दे सकते हैं हम अपना हिस्सा, और उसके बाद में कुछ कानूनी दावपेच भी ऐसे रहे कि भारत नहीं दे पाया। उसके बाद समय समय पर इसको लेकर समझौते की कोशिश की गई, लेकिन बात बन नहीं पाई। फिर 1992 में 92 में ऐसी आपस में समझ बनी कि 6 घंटे के लिए रास्ता खोला जाएगा और लोग आना जाना कर सकेंगे। उसके बाद फिर 1996 में उस 6 घंटे की म्याद को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया, और फाइनली 2011 में एक समझौता होता है जिसको LBA कहते हैं, लाइन बाउंड्री एग्रीमेंट। उसके तहत भारत की 3 बीघा ज़मीन बांग्लादेश को 999 सालों के लिए लीज पर दे दी गई है। तो देखिए, 3 बीघा ज़मीन दी गई है जिस पर कॉरिडोर बना है, जिससे रास्ता अब आने जाने का सुगम हो गया है। तो उस 3 बीघा ज़मीन के कारण ही यहाँ इसका नाम 3 बीघा कॉरिडोर है। सीमा पर स्थित है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, आप दिमाग में क्लियर रखें। और जब ये समझौता हुआ है, जब ये LBA साइन हुआ है, तब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। ये आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं 3 बीघा कॉरिडोर का। यहाँ देखिए, मैप में समझाता हूँ, आपको सब क्लियर समझ में आएगा। जो आपको ये वाइट दिख रहा है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश का ये दाग्राम और अंगारपोटा जो मैंने आपको क्षेत्र बताए हैं, ये है वो। और ये पीले रंग में भारत है। ये बीच का जो हिस्सा है जो भारत से होके आता था, अब इस हिस्से को 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है। यहाँ 3 बीघा ज़मीन भारत ने बांग्लादेश को लीज पर दे दी है। हालांकि यहाँ पर चौकियाँ बनी हैं BSF की, और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है उनकी भी। तो इससे दहग्राम और अंगारपोटा का रास्ता जो है शेष बांग्लादेश के लिए अब सरल हो गया है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे 3 बीघा कॉरिडोर एक्चुअल में है क्या। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रेड क्लिफ लाइन के बारे में, लेकिन कई बार यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि रेड क्लिफ लाइन और LOC में क्या अंतर है। देखिए, LOC है जो लाइन ऑफ कंट्रोल, वो यहाँ कश्मीर में इस प्रकार अवस्थित है कुछ। तो लाइन ऑफ कंट्रोल का इतिहास ये है कि जब भारत आज़ाद होता है और कश्मीर में राजा हरि सिंह का शासन था, उन्होंने किसी भी देश में जाने से मना कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान ने कोशिश की कि बलपूर्वक इस हिस्से को, कश्मीर को, पाकिस्तान में मिला लिया जाए, और कबालाई रूप में हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर। तब फिर राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए भारत की सेना की मदद मांगी थी, और भारतीय सेना ने वहाँ युद्ध किया। और उस युद्ध में जब सीज़ फायर हुआ, तो जो सेना जब जहाँ जिस स्थिति में थी, उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया। एक काल्पनिक रेखा है ये,
इसके बाद ये मुद्दा यूएन में जाता है, वहाँ इस मुद्दे का फिर उसके बाद राजनीतिकरण हो जाता है। और फिर 1971 के युद्ध के बाद में जब हमारी सेना काफ़ी अंदर तक पहुँच जाती है, यहाँ देखें तो पश्चिम में लाहौर भी तक पहुँच जाती है और वहाँ भी राजौरी पुंछ के काफ़ी आगे हिस्से तक कब्जा कर लेती है। उसके बाद में फिर शिमला समझौते के तहत हमारी सेना को वापस बुला लिया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो स्थिति 1947 में थी उसी पर। तो एक तरीके से ये मान सकते हैं कि अब 1971 का युद्ध हम जीत कर भी हार गए थे, कम से कम कूटनीतिक हार तो हमारी थी ही वो। तो इस प्रकार आप यहाँ अंतर समझ रहे होंगे कि एलओसी क्या है और रेड क्लिफ लाइन क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आप रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और 3 बीघा कॉरिडोर को अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए यह है एंड इस वीडियो का। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।